बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे कहा कि मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोगों को कंफ्यूज की जा रही हैं, आप लोगों को गलत बताई जा रही हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट हेयरिंग हुई थी, कल जो हुई थी और आज तो हुई नहीं क्योंकि जज साहब आए नहीं, आज आ नहीं सके, इस वजह से अब ये जो सुनवाई है ये 8 तारीख के लिए इसको कर दिया गया है। और किस सूरत हाल में किया गया है वो सब भी मैं आपको बताती चलूँ। बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि आपको फिर गलत से बताया जाएगा। बेसिकली हुआ यह है कि ज़हीर अहमद ने चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अदालत ने चालान मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और 8 सितंबर को जवाब तलब कर लिया है। ठीक है, उसके बाद 8 ही सितंबर को अदालत ने MLO से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत भी रख दी है। और ट्रायल कोर्ट ने चालान मंजूरी के दौरान जो है अहम कानूनी नुकात को नज़रअंदाज किया है। ये सब चीज़ें कही गई हैं मुलजिम ज़हीर की तरफ से, इसलिए ये कहा गया है कि जी इसको देखा जाए और फिर इसकी सुनवाई भी 8 को होगी। और ये मामला बेसिकली हुआ है। और जस्टिस सलाहुद्दीन जो है वो अदालत में ना होने की वजह से ये वाला फ़ैसला जो है ये आज नहीं हो सका है उनकी छुट्टी के बायस। तो ये तमाम तर मामलात हुए। अब आपको गलत ना कोई गाइड किया जाए तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूँ। अब मैं आपको बड़ी अहम चीज़ें बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, वो यूट्यूबर्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं उन्होंने जस्टिस सलाहुद्दीन के हवाले से बहुत सी अजीब सी बातें आपको बताई कि जी देखिए मेरी एक बात सुनिएगा, जब भी अदालत के अंदर कोई भी केस हो रहा होता है, जज साहब को जब चीज़ें बताई जा रही होती हैं, किसी चीज़ पे जज साहब सवाल करते हैं, किसी चीज़ पे वो चौंकते भी होंगे, किसी चीज़ पे वो क्वेश्चन करते होंगे चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए कोई भी उस वक्त अदालत के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होती है या जो मुकालमे जज और वकील के दरमियान हो रहे होते हैं, ये याद रखिएगा उनका असर फैसले के ऊपर नहीं होता है। उस वक्त तक वो केस बिल्ड हो रहा होता है, जज साहब समझ रहे होते हैं, काउंटर क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं, कभी कभी तंज और मिजाह भी हो रहा होता है, ये सब कुछ हो रहा था। तो यू डोंट ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम देयर। अब लोग क्या कर रहे हैं, जज साहब ने तो अंदर बोला था जिस बच्ची की शादी होगी उसका MLO कैसा। अरे भाई उन्होंने सवाल किया था ना, फिर उनको बताया गया कि बच्ची कम उम्र है, बात का जुमला नहीं बताया, जिस पे वो कन्विंस हो गए, वो चुप हो गए। लेकिन जब उन्होंने ये सवाल किया कि बच्ची कम उम्र है, बच्ची की शादी हो गई तो MLO कैसा, तो उसके बाद का वो वाला सवाल आपको बता दिया कि जज साहब हैरान हुए। उसके बाद जब जज साहब को बताया गया जज साहब बच्ची कम उम्र थी, कम उम्र बच्ची अगर मर्जी से भी भागे तब भी इसे अगवा ही कहा जाएगा, जज साहब ने खामोशी इख्तियार की होगी। ऐसा ही है ना। अब आप क्या करते हैं, आप आधी कहानी बताते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी जज साहब ने अदालत के अंदर सुना, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल किए, आपने ये क्यों नहीं बताया कि जज साहब ने कहा कि आप लोग झूठे हैं, जज साहब ने कहा कि आप लोग गलत बयानियाँ करते रहे, आप लोगों ने जब जिस वक्त ज़मानत ली है आप एक बेंच से दूसरे बेंच में गए, वहाँ जाके आप गलत बयानी करते रहे, झूठ बोलते रहे, आप कोशिश करते थे कि दूसरी पार्टी को समन जारी ना ही हो और बाहर से मामला तय करे, बाहर से आप ज़मानतें करा ले। आप लोगों के बारे में जज साहब ने ये भी कहा, जज साहब ने इस पर नाराज़गी का इजहार भी किया, वो तो आपने नहीं बताया। फिर आपने ये बताया कि जज साहब एकदम चौंक गए, जज साहब यूं उठ के बैठ गए, जज साहब यूं हुए, जज साहब ने राइट देखा, जज साहब ने लेफ़्ट देखा। ये जो स्टार प्लस के ड्रामे होते थे ना, उसमें ये होता था कि ढन ढन ढस ढस एक सीन, फिर दूसरी साइड से एंगल आता था कैमरे का, फिर तीसरी साइड से आता था। आपने ये सब कुछ बता के ना बड़े ही अच्छा, क्योंकि आप ड्रामों में काम करते हैं तो आप जो है पूरा ड्रामा क्रिएट करते हैं, और ड्रामा जो होता है आपको पता है सच पे तो इतना मबनी होता ही नहीं है। तो फिर वो जो एक फ़ेक आप पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जज साहब ने ये कहा, जज साहब ने वो कहा, अब जज साहब आएंगे तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब जज साहब आएंगे ना, और जब अगर फैसला आ गया ना कि बच्ची का MLO कराएं, तो फिर यही लोग जो आज कह रहे हैं ना कि जज साहब ने कहा कि यूं और जज साहब ने कहा वो, तो कहेंगे जी उनका तो सिस्टम ही अपग्रेड हो गया, उनका तो सॉफ्टवेयर ही अपग्रेड कर दिया। ये सब मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे जज साहिबान जो है उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसा कैंपेनिंग की जा रही है, आपको पता ही है कि वो वकील साहब माशाल्लाह, वो जिनके बारे में अभी बुशरा शकील ने बड़ी चीज़ें रिवील की हैं, उसने बताया कि ये थ्रू आउट, माजरत के साथ मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो वकील है ना, ये लोगों की इज्जतें यूँ धज्जियाँ उड़ाते थे चैनल पे बैठकर कि ना मुझे छोड़ा, ना बुशरा शकील को छोड़ा, ना किसी और को छोड़ा, हमारे ऊपर आके गंदी गंदी गलाजत से भरी बातें करनी। और ये वकील साहब 3rd ग्रेड से पास हुए हुए, थ्रू आउट 3rd ग्रेडर है। उसके बाद इनको मतलब जो इनका थ्रू आउट तरीक़ाकार अपने आप को सीनियर वकील बता रहा है, ये जूनियर वकील हैं। इन्होंने तो अपने साथ सारे लोगों को ही फंसा दिया। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस वकील के आसरे पर हमने बहुत सी चीज़ें तो कर दी, हम खड़े भी हो गए, हमने इतना बोल भी लिया। वकील साहब कहते हैं खुद ही भुगतो हैं,
تو یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے بڑے وکیل دیکھے ہوئے اور سنے ہوئے ہیں ایسا ہوتا ہے جب معاملات ٹھیک نہیں ہوتے کہتے ہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے, اب صلح کر لیجیے, آئیے نا معافی مانگ لیجیے. آپ سے دیکھیے گا آپ لوگوں سے ہاتھ بندھوا کے انہوں نے معافی نہ منگوائی نا تو پھر کہیے گا, پھر ہم آئیں گے اور یوٹیوب پہ مکالمہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو معافیاں مانگنی پڑیں گی. ایف آئی اے میں آپ کے خلاف درخواستیں گئی ہوئی ہیں, بلکہ بشریٰ شکیل کے ساتھ میرا ایک انٹرویو جو ہے وہ لائن اپ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی, اور جی این قریشی صاحب کے ساتھ بھی جو آپ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں اور جن کے اوپر آپ کی کہاں کہاں پکڑ بنتی ہے وہ سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گی, کیونکہ جھوٹ اور فراڈ اتنی دیر تک نہیں چل سکتا. رائے خرم جس نے شادی کرائی تھی تو لوگ کہتے تھے وہ تو وکیل ہے, اس کو کون پکڑے گا, آ گیا نا نام اس کا. نامزد ملزمان میں ہے وہ کہ نہیں ہے, مفرور ملزمان میں ہے وہ کہ نہیں ہے. اسی طرح یہ وکیل صاحب, ان کے اوپر بھی بڑے کیسز ہیں. انہوں نے جوش اور جذبات اور مشہور ہونے کے لیے, کیونکہ یہ تو تھے ایک جونیئر وکیل, ان کی نہ کوئی اتنی وہ کوئی ماشاءاللہ کوالیفیکیشن تھی نہ کچھ اور, چرب زبانی انہوں نے اپنی استعمال کی, چینل پہ بیٹھ گئے, روز رات کو محفلیں, بلکہ بعد میں تو یہ کہتے تھے کہ میں کدھر پھنس گیا, غلطی ہو گئی, کبھی اس سے معافی کبھی اس سے معافی, کبھی اس کو منع کبھی اس کو منع. پھر وہ دبنگ ون اینڈ اونلی دبنگ ہوتے تھے, پھر ون اینڈ اونلی دبنگ سے ون اینڈ اونلی بٹ ناٹ دبنگ ہوئے, اور پھر دوبارہ سے کبھی ان کو کبھی مسند پہ بٹھا دیا جاتا ہے, کبھی ان کو نیچے گرا دیا جاتا ہے. تو سب کو سمجھ آ جانی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس طرح سے نہیں کرنا تھا, کچھ نارمز ایتھکس کے ساتھ چلنا تھا. آپ نے لوگوں کی عزت پامال کی, آپ نے لوگوں کے بارے میں غلط لینگویج استعمال کی. آپ جو ہے اب آپ کا بھی کچا چھٹا کھل کے آئے گا, جیسا آپ لوگوں کے کچے چھٹے کچھ نہیں ملتا ہے. تو وہ جو سلپ آف ٹنگ ایک میرا ایک چینل کے اوپر ہوا, اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے اتنی فضول و واہیات گفتگو کی. آج جس چینل میں الحمدللہ چلے جائے, ہر بندہ جو ہے آپ کو میرے بارے میں کیا بتائے گا, آپ لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی. اور وہ جو خواتین آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, وہ جو بیٹھ کے آپ کے ان گندے جوکس کے اوپر ہنس رہی ہوتی ہے, تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ساتھ موجود ہوتے ہیں, وہ خاموش رہتے ہیں. مجھے آج پتہ نہیں کیوں یہ بات یاد آ گئی, ویسے میں اس کو بھلا بیٹھی تھی. میں نے کہا دفعہ کریں, جو لوگ جس کیلیبر کے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے. البتہ اب میں ذرا آپ کو کچھ سچائی بتاتی ہوں کہ جج صلاح الدین صاحب جو ہے وہ بالکل بھی نہیں اتنے کوئی یوں ہوئے اور اینگلز ادھر سے آئے, کیمرے کے تو ادھر سے آئے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. بیسیکلی ملزمان کی طرف سے جو چالان منظور کیا گیا تھا وہ بھی عدالت میں چیلنج کیا گیا, اس کے اوپر سنوائی کی ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی. اب جو لاسٹ ہوا تھا اس کی تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاؤں گی تاکہ تھنگس گیٹ کلیئر, آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کیا جائے. اچھا, اس میں ملزمان کے وکیل جو تھے جبران ناصر وکیل تھے, اور جبران ناصر صاحب تھے, پروسیکیوٹر سندھ کے ابرار صاحب تھے, سب پیش ہوئے, بہت لمبے دلائل کل ہوئے تھے. ان میں جو کچھ خاص چیزیں ہوئی تھیں نا اور جن کے اوپر واقعتاً بات ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, جو نہیں ہوئی تھی وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے. اچھا, ملزمان کی درخواست ضمانت کے متعلق بہت سارے دلائل ہوئے, فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا, کبھی بھی سنایا جائے گا. لسٹ میں ہے نمبر 1 ایم ایل او کے متعلق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے دن رکھا گیا, لیکن وہ جج صاحب نہیں آیا, 8 کی تاریخ ہو گئی. اس کے بعد جناب جو ملزمان نے درخواست ضمانت دائر کی تھی, اچھا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. جب یہ سماعت شروع ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مدعی مقدمہ جو ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ایم ایل او کے متعلق پہلے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا دلائل دیتے ہیں, تو ملزمان کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس فائل ہی نہیں ہے. اب میں نے آپ کو کہا جبران ناصر نے جواب بھی جمع کرا دیا, ان کو واٹس ایپ بھی کر دیا, کیونکہ ہمیں یہی ڈر و خوف تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہ ڈیٹ آگے کرنے کی ایم ایل او کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ ہمیں تو چیزیں ملی نہیں. اور دیکھ لیے ٹھٹائی کے حد کے انہوں نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس فائل نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کچھ لفظ غلط کبھی جذبات میں نکل جاتے ہیں, اس کے لیے میں پہلے ہی پیش کی معذرت. اچھا, انہوں نے کہا فائل نہیں ہے, پھر درخواست ضمانت کی سماعت کی طرف آ گئے. اچھا, اب یہ ہم نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ ہوگا, اور دیکھیں وہ ہوا. اچھا, پھر جو مدعی کے وکیل ہیں نا, انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں وکیلوں کو واٹس ایپ بھی کیا تھا درخواست ضمانت, تو چلے ہم سماعت کر لیتے ہیں. عدالت نے پوچھا کہ جن کی درخواست ضمانت ہے وہ نکاح خواہ اور گواہ جو ہیں, اس پر ملزمان کے وکیل نے بتایا کہ بچی کی شادی لاہور میں ہوئی, بچی کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا. بچی نے 6 جون کو کراچی میں بیان ریکارڈ کروایا, جس میں بچی نے کہا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ نے بچی کا 164 کا بیان ریکارڈ کیا تھا. ججز نے پوچھا کہ بچی سے پوچھا گیا کہ اپنی مرضی سے آئی ہو. یہ تمام چیزیں جو ایک فارمیلٹی کے سوال ہوتے ہیں وہ جج صاحب نے کیے. تاہم عدالت نے کہا کہ شادی پنجاب میں ہوئی ہے. پروسیکیوٹر نے بھی, اچھا یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ شادی پنجاب میں ہوئی. پروسیکیوٹر نے بھی ضمانت درخواست پر اعتراضات لگائے کہ ٹرائل کورٹ نے بھی ملزمان کی ضمانت درخواست مسترد کی تھی, یہ ایک سنگین جرم ہے, اس میں نکاح خواہ اور گواہ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے, یہ ادھر بتایا گیا عدالت میں, کیونکہ ان دونوں کی ضمانت کی درخواست کے اوپر دلائل ہو رہے تھے. اب عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ نکاح خواہ اور گواہ کا کیا کردار ہے. اب یہ جو بتا رہے نا صلاح الدین صاحب یوں پریشان ہوئے, جج صاحب یوں پریشان ہوئے, یوں ہوئے, ارے بھائی وہ سوال کر رہے تھے نا, انہوں نے سمجھنا تھا نا کہ اس کو. اچھا, تو ملزمان کے وکیل نے کہا کہ پنجاب میں اس قانون کی سزا 6 ماہ, سندھ میں 2 سے 3 سال ہے. اس پر ملزم کے وکیل نے کہا کہ اگر یہ شادی سندھ میرج ریسٹرین کی خلاف ورزی ہے تو اس پر بھی اس کی سزا اتنی سنگین نہیں ہے. جس پہ جج صاحب نے بھی ریمارکس دیے کہ لڑکی کو کیا پتہ تھا کہ اتنے پروٹوکول ملے گا, اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, باہر کے ملک سے بھی لڑکیاں پاکستان آ جاتی ہیں. اب دیکھیں یہ کانورسیشن ہوتی ہے عدالت کے اندر, اس کا فیصلے سے یا جج کے اس کیس کے حوالے سے جو سوچ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, अदालत ने कहा कि लड़की का घर से भागकर शादी करना एक संगीन मसला है जो बड़े बड़े घरों में होता है। आपने ये बात क्यों नहीं मेंशन की कि जज साहब ने ये बात भी की? आगे चलिए। अदालत की इस पर भी तवज्जो दिलाई गई थी कि बच्ची की उम्र का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। जो पहली रिपोर्ट, इसमें बच्ची की उम्र 16 से 17 साल थी, दूसरी रिपोर्ट में 15 से 16 साल बताई गई। फिर अदालत ने कहा कि 1994 के कानून के मुताबिक भी बच्ची का नाम नहीं आना चाहिए। इस बात पर भी हैरानी से पूछा गया, आप सवाल कीजिए, हैरानी से पूछा गया कि बच्ची को पंजाब जाकर शादी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने क्यों नहीं बताया कि सलाउद्दीन साहब ने इस बात पे भी हैरत का इजहार किया था कि यार ये क्या तुक हुई? यानी समझ आ रहा है ना, एक गिरोह है, नेटवर्क है, उनको पता है सिंध में ज़्यादा सज़ा होएगी, पंजाब में थोड़ा कम हो जाएगा मामला, यहाँ थोड़ी उम्र ज़्यादा करके बता देंगे। जज साहब हैरान हुए, ये भी तो बताइए ना। जज साहब हैरान हुए आप लोग की चालाकियों पर, होशियारियों पर, दीदा दलेरी पर, बच्ची को अगवा करने पर और बच्चियों के घर से भाग जाने पर उन्होंने अपना परेशानी का इजहार किया। आगे चलिए। मुल्ज़िमान के वकील ने कहा कि लड़का पंजाब का रिहायशी है, तो अदालत ने कहा कि अगर कोई कहे कि मैं स्विट्ज़रलैंड में मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, अगर कहीं और मरूंगा तो डॉक्टर साहब जेल जाएंगे, तो अदालत ने कहा इतनी इन्फॉर्मेशन बच्ची को कहाँ से मिली? वकला ने कहा इस तरह की काफ़ी बातें हैं जो अदालत ने कह रखी हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए, जज साहब तो ये सवाल कर रहे थे, आपने तो ये बातें बताई नहीं। ये भी तो सवाल बनता है ना। आप लोग समझ ही रहे हैं ना कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, किस तरह से आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है। अब आगे चलिए। अदालत ने कहा इस तरह के वाक़यात ज़्यादा मुल्तान रीजन में होते हैं, जबकि लड़काना और सखर में दूसरे नंबर पर। अब देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ अंदर से बता रही हूँ। अच्छा, जबरान नासिर साहब ने दलाइल दिए कि दरख्वास्त ज़मानत मंजूर नहीं होनी चाहिए, अगर बच्ची की उम्र 16 साल से कम है तो उसके बयान की कोई हैसियत नहीं रहती। अदालत ने कहा कि अगर फिर भी बच्ची कहे कि मुझे घर नहीं जाना, तो फिर मुझे अगवा नहीं किया गया, तो फिर इस पर जबरान नासिर ने कहा कि इस पर बहुत सी अदालतों के फैसले हैं कि कम उम्र बच्चियों के बयान की कोई हैसियत नहीं होती। देखिए, जज साहब सवाल करते हैं, कई दफ़ा उनको जवाब पता भी होते हैं, फिर भी वो वकील को बॉल देते हैं कि खेलो, और फिर वकील साहब ने बताया कि इसमें फ़ैसले मौजूद हैं। अब आप यहाँ से अखज़ कर ले, जज साहब ने कहा भाई बच्ची कह रही है मुझे अगवा नहीं किया गया, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप खुद से तो ना उनकी बातों को मतलब देना। उसके बाद वक्फे के बाद समाअत होती है, तो जबरान नासिर ने कहा कि दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल बाद में हो जाएंगे, MLO करवाना ज़्यादा अहम है। अदालत ने कहा इस पर भी हो जाएगा। जबरान नासिर ने कहा जो गुलाम मुस्तफ़ा निकाह खां है, गवाह असगर अली है, वो बच्ची के अगवा में बराह रास्त मुलविस नहीं है, उनका किरदार सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा उनकी ज़मानत मुस्तरद की जाए। और देखिए, अगर इनकी ज़मानत मुस्तरद की जाती है ना, तो फिर तो शब्बीर और ज़हीर की ज़मानत तो बिल्कुल भी आप समझिए कि मुस्तरद ही मुस्तरद है। उसकी वजह यह है कि ये लोग तो डायरेक्ट अगवा में मुलविस नहीं है, तो जो डायरेक्ट मुलविस नहीं है उनकी मुस्तरद हो रही है, तो फिर ज़हीर और शब्बीर का तो वहाँ पे रहना सेंट्रल जेल में ठहर गया। ये ज़मानत की दरख्वास्त इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकाह खां और इनकी मुस्तरद होने का मतलब ये है कि वो तो पक्के जेल गए। उसके बाद जबरान नासिर ने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम के CDR और अतराफ़ जुर्म से ये साबित होता है कि जब बच्ची अगवा हुई तब मुल्ज़िमान कराची में मौजूद थे। सिंध पुलिस मुल्ज़िमान को लेने लाहौर गई तो वो भाग कर कराची आ गए। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को कराची से गिरफ़्तार भी किया और इसलिए ये MLO की समाअत बनती है। दोनों फरीक़ैन ने दलाइल दिए, फ़ैसला अदालत ने महफूज किया। MLO का मामले पर अदालत ने कहा कि अब लोग पहले बहुत वक्त ले चुके हैं, MLO का मामला सुबह रखते हैं, यानी कि अगले दिन के लिए रखा गया, यानी कि आज के लिए रखा गया, लेकिन अब जो है ये मामला 8 तारीख को चला गया। जबरान नासिर की तरफ से जो अर्जेंट हेयरिंग की कॉपी थी मुल्ज़िम वकील को दे दी गई। अब MLO की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो होगी। ये तमाम तर बातें जो हैं ये सब कुछ ठहर गया। उसके बाद पहले अदालत ने कहा कि अगर हम पाबंद कर दें कि केस का फैसला 1 माह में या 2 माह में होना है, तो फिर इसमें वकील नहीं मानते। अदालत ने कहा कि अगर हम कहें कि बच्ची का बयान ही दोबारा रिकॉर्ड किया जाए, तो फिर ये अदालत ने सवाल किया। मुल्ज़िमान की तरफ से जो चालान था वो भी चैलेंज कर दिया गया। MLO और चालान की समाअत जो है वो भी रख दी गई। अदालत ने कहा कि इस तरह के वाक़यात जनूबी पंजाब सिंध में बहुत हो रहे हैं। ये मुकदमात दायर तो होते हैं, लेकिन बाद में ये कलअदम हो जाते हैं, कोई फ़ैसला नहीं होता। और इस पर अदालत ने काफ़ी हैरानी का इजहार भी किया। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हैरानी के इजहार किए गए। खुदा के लिए बातों को मैनिपुलेट ना किया करें। ये थी असल तस्वीर, कहानी का सही रुख आपके सामने रख दिया। 8 को क्या होता है इस बारे में भी आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।